सोचो, अगर आपके पास एक वक्त पर दो टीचर्स होते। एक कहे मेहनत करो, नौकरी पकड़ो, सेफ रहो, और दूसरा कहे पैस को अपने लिए काम पर लगाओ। दोनों आपसे प्यार करते हैं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। यही रिच डैड पुअर डैड की असली कहानी है। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में सच में दो डैड्स थे। एक था उसका असली पिता, पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी होल्डर, गवर्नमेंट जॉब, रिस्पेक्ट, स्टेबल करियर, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों की टेंशन में गुजरी। दूसरा था उसके दोस्त माइक का पिता, रिच डैड, सिर्फ 8 क्लास तक पढ़ा, कोई बड़ी डिग्री नहीं, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। अब सवाल यह है, जो इंसान इतना पढ़ा लिखा था, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल में क्यों रहा? और जिसने स्कूल जल्दी छोड़ दिया, वो मिलियनेयर कैसे बन गया? क्या सिर्फ एजुकेशन इंसान को रिच बनाती है, या फिर स्कूल के बाहर भी कुछ ऐसा नॉलेज है जो जिंदगी बदल देता है? यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक। ब्रोक इज टेम्पररी, पुअर इज इटर्नल। पुअर डैड कहते थे पैस की मोहब्बत सभी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते थे पैस की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। एक ही चीज, लेकिन दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स। और यही माइंडसेट आने वाले सालों में उनकी जिंदगी के बीच आसमान जमीन का फर्क बना देता है। रॉबर्ट ने सिर्फ 9 साल की उम्र में फैसला कर लिया था। वो रिच डैड की बातें सीखेगा, फिनेंशियल एजुकेशन सीखेगा, और समझेगा कि पैसा असल में काम कैसे करता है। उसे तब नहीं पता था, लेकिन वही डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। इस किताब में रॉबर्ट वही 6 पावरफुल लेसन्स शेयर करता है जो रिच डैड ने उसे लगभग 30 सालों में सिखाए। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी लेसन। 1, रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सोचो, तुम रोज सुबह उठते हो, जॉब पर जाते हो, मेहनत करते हो, सैलरी आती है, और फिर धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। फिर अगला महीना, फिर वही रूटीन, फिर वही स्ट्रगल। यही है राइट रेस। और 90% लोग पूरी जिंदगी इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। कहानी शुरू होती है 9 साल के रॉबर्ट से। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक हवाई के एक पोर एरिया के बच्चे थे, लेकिन पढ़ते थे एक रिच स्कूल में। एक दिन स्कूल के रिच किड्स ने उन्हें बीच पार्टी में बुलाया ही नहीं, क्योंकि वो पुअर किड्स थे। उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, कभी कभी रिस्पेक्ट की भी कमी बन जाती है। उसी दर्द से दोनों ने फैसला किया, अमीर बनना है। माइक के पिता यानी रिच डैड ने दोनों से कहा, अगर सीखना चाहते हो तो काम करो। दोनों मान गए। उन्हें काम मिला, स्टोर में टिन कैन साफ करने का। सैलरी सिर्फ 10 सेंट्स पर आवर। काम बोरिंग था, थकाने वाला था, और कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट इरिटेट हो गया। वो गुस्से में रिच डैड के पास गया और बोला, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे, बस मजदूरी करवा रहे हो। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, मैं तुझे सिखा रहा हूं। लाइफ मुझे पुश कर रही थी, अब मैं तुझे पुश कर रहा हूं। जब तक डर और लालच तुझे कंट्रोल करेंगे, तू कभी रिच नहीं बनेगा। यहीं से शुरू हुआ सबसे पावरफुल लेसन, फियर और ग्रीड। दो इमोशंस जो ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी चलाते हैं। पेज खत्म होने का डर लोगों को सुबह उठाकर काम पर भेजता है, फिर सैलरी मिलती है और नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। बड़ा घर, नई कार, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, फिर ज्यादा पैसे चाहिए, फिर ज्यादा काम, और यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। यही रिच और पुअर माइंडसेट अलग हो जाते हैं। मोस्ट पीपल सोचते हैं अगर सैलरी बढ़ जाए तो लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन रियलिटी अलग है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। रिजल्ट, रैट रेस खत्म नहीं होती, बस और तेज हो जाती है। फिर रिच डैड ने दोनों को एक नया चैलेंज दिया। उन्होंने उन्हें फ्री में काम करवाना शुरू कर दिया, कोई सैलरी नहीं। अब रॉबर्ट और माइक को अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ा। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि स्टोर ओनर कॉमिक बुक्स के कवर्स फाड़कर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस भेज देती थी और बाकी कॉमिक्स फेंक देती थी। यहीं से आया पहला बिजनेस आइडिया। दोनों ने सोचा, इन फ्री कॉमिक बुक्स से लाइब्रेरी खोली जाए। माइक के घर के बेसमेंट में कॉमिक लाइब्रेरी शुरू हुई। 10 सेंट्स एंट्री फी, 2 घंटे तक कॉमिक्स पढ़ने की परमिशन। बच्चे खुश, बिजनेस चल पड़ा। पहले महीने में दोनों हर हफ्ते लगभग $9.50 कमाने लगे। सबसे खास बात, वो लाइब्रेरी उनके बिना भी चल रही थी। यही था असली टर्निंग पॉइंट। पहली बार
पैसा उनके लिए काम कर रहा था, वो खुद पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे। अब अपनी लाइफ के बारे में सोचो, तुम कितने घंटे काम करते हो? अगर तुम रुक जाओ तो इनकम भी रुक जाती है। अगर हाँ, तो वो अर्नड इनकम है। लेकिन अगर तुम ऐसा सिस्टम बना दो जो तुम्हारे बिना भी इनकम जनरेट करे, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रेंटल प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रोडक्ट, तो वो पैसिव इनकम है। और यही रिच माइंडसेट का फाउंडेशन है। असल गेम ज्यादा मेहनत करने का नहीं है। असल गेम है ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करे। एक्शनेबल लेसन: जब भी पैसा आए, खुद से एक सवाल पूछो, ये पैसा मेरे लिए कैसे काम करेगा? सैलरी मिलते ही पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सोचो, लग्जरी बाद में, एसेट्स पहले। चैप्टर 2: फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की जुबान सीखो। लेसन 2: यह इंपॉर्टेंट नहीं कि तुम कितना कमाते हो, इंपॉर्टेंट यह है कि कितना बचाते और संभालते हो। 1923 में अमेरिका के सबसे अमीर बिजनेसमैन की एक बड़ी मीटिंग हुई थी। उस समय लोग उन्हें सक्सेस का सिंबल मानते थे, लेकिन सिर्फ 25 साल बाद कुछ लोग पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुके थे, कुछ ने सुसाइड कर लिया, कुछ जेल में थे। सवाल यह है, इतना पैसा होने के बाद भी वो बर्बाद कैसे हो गए? क्योंकि उनके पास पैसा था, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। यहीं से शुरू होता है रिच डैड का सबसे पावरफुल लेसन, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की लैंग्वेज समझना। रिच डैड ने एक सिंपल रूल बताया जो ऑलमोस्ट कोई स्कूल नहीं सिखाता। एसेट क्या है? वो चीज जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले। लायबिलिटी क्या है? वो चीज जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकाले। बस, अगर तुम ये फर्क समझ गए तो फाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा समझ गए। अब एग्जाम्पल समझो। एसेट्स: रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं, ऐसा बिजनेस जो तुम्हारे बिना भी चले। रॉयल्टीज, बॉन्ड्स, इनसे पैसा अंदर आता है। अब लायबिलिटीज: कार लोन, क्रेडिट कार्ड, डेट, हैवी ईएमआई, और वो घर जिसमें तुम खुद रहते हो। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं मेरा घर मेरी सबसे बड़ी एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे अगर कोई चीज हर महीने तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकाल रही है तो वो एसेट कैसे हुई? सोचो, हाउस लोन, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, हर महीने पैसा बाहर जा रहा है। अगर वही घर रेंट पर दिया जाए और इनकम जनरेट करे, तब वो एसेट बन सकता है। लेकिन सिर्फ सोसाइटी क्या कहती है, उससे रियलिटी नहीं बदलती। अब समझो रैट रेस कैसे काम करती है। इमेजिन करो एक यंग कपल की, दोनों जॉब करते हैं, फिर शादी होती है। पहले अपार्टमेंट, फिर बड़ा घर, फिर कार, फिर फर्नीचर, फिर अप्लायंसेस, सब कुछ ईएमआई और क्रेडिट पर। फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक्सपेंसेस और बढ़ गए। सैलरी बढ़ी तो लाइफस्टाइल भी बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, लोन्स बढ़ गए, स्ट्रेस बढ़ गया, और पूरी जिंदगी बस बिल्स भरने में निकल गई। यही है रैट रेस। तुम मेहनत करते हो, लेकिन पैसा सबसे पहले 3 जगह जाता है। पहले गवर्नमेंट के पास ही टैक्स के रूप में, फिर बैंक के पास लोन और मॉर्गेज के रूप में, फिर एक्सपेंसेस में, और आखिर में तुम्हारे पास बहुत कम बचता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, कैश फ्लो पैटर्न। पुअर, मिडिल क्लास और रिच, तीनों का पैसा अलग तरह से फ्लो करता है। पुअर पर्सन, इनकम आती है और सीधे एक्सपेंसेस में चली जाती है, कुछ भी एसेट्स में नहीं जाता। मिडिल क्लास, इनकम आती है, फिर लायबिलिटीज खरीदी जाती हैं, बिगर हाउस, न्यू कार, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, फिर एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं और इनकम खत्म हो जाती है। राई एज पर्सन, इनकम आती है और सबसे पहले एसेट्स खरीदे जाते हैं, फिर वही एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं, फिर उस इनकम से और एसेट्स खरीदे जाते हैं, और धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाता है जहां पैसा खुद पैसा बनाने लगता है। रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, द पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लाइबिलिटीज दैट द थिंक आर एसेट्स। यही पूरा फर्क है। रिच लोग पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं, लग्जरी बाद में आती है। मिडिल क्लास पहले लग्जरी खरीदती है और फिर पूरी जिंदगी उसे पे करती रहती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, जो चीजें तुम खरीद रहे हो, क्या वो तुम्हें पैसा दे रही हैं या सिर्फ पैसा खा रही हैं? एक्शनेबल लेसन: आज ही अपनी सारी चीजों की लिस्ट बनाओ, फिर हर चीज के सामने लिखो, ये पैसा अंदर ला रही है या बाहर निकाल रही है। जो चीज सिर्फ खर्चा बढ़ा रही है, उसे एसेट समझना बंद करो।
धीरे धीरे एसेट्स खरीदना शुरू करो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी से नहीं, एसेट्स से आती है। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस लेसन। 3, अपना ख्याल रखो और अपना बिजनेस बिल्ड करो। एक बार मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने एमबीए स्टूडेंट्स से सवाल पूछा, बताओ मैं किस बिजनेस में हूं? स्टूडेंट्स ने तुरंत जवाब दिया, हमबर्गर बिजनेस। रे क्रॉक मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं। सब लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन असली गेम यहीं छुपा था। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर्स नहीं बेचता था, वो हर फ्रेंचाइज के साथ लैंड खरीदता था। असल वेल्थ बर्गर्स में नहीं थी, लैंड ओनरशिप में थी। यानी दिखाई कुछ और दे रहा था, लेकिन पैसा कहीं और बन रहा था। यहीं रिच डैड एक बहुत बड़ा फर्क समझाते हैं, प्रोफेशन और बिजनेस का फर्क। ज्यादातर लोग अपना प्रोफेशन ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं। डॉक्टर सोचता है उसका बिजनेस डॉक्टरिंग है, लॉयर सोचता है उसका बिजनेस लॉ प्रैक्टिस है, इंजीनियर सोचता है जॉब ही बिजनेस है। लेकिन रियलिटी अलग है। अगर ये लोग कल से काम करना बंद कर दें तो इनकम भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस ओन नहीं कर रहे, वो खुद जॉब का हिस्सा है। रियल बिजनेस वो होता है जो तुम्हारे बिना भी इनकम जनरेट करे। यही रिच माइंडसेट है। रिच डैड हमेशा कहते थे, अपनी नौकरी करो, लेकिन साथ में अपना एसेट कॉलम भी बिल्ड करो। दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। रॉबर्ट खुद जीरोक्स में जॉब करता था, लेकिन साइड में रियल एस्टेट खरीदता रहता था। दिन में एम्प्लॉई, रात में इन्वेस्टर। धीरे धीरे उसके एसेट्स उसकी सैलरी से ज्यादा पावरफुल बनने लगे। अब सवाल आता है, रियल एसेट्स आखिर होते क्या हैं? रिच डैड के हिसाब से रियल एसेट्स वो हैं जो इनकम जनरेट करें या समय के साथ वैल्यू बढ़ाएं। जैसे बिजनेसेस जो तुम्हारे बिना भी चले, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, रॉयल्टीज, बुक्स, म्यूजिक, पैटेंट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। यानी ऐसी चीजें जो एक बार मेहनत के बाद बार बार पैसा दें। अब यहां सबसे बड़ा माइंडसेट डिफरेंस आता है। पुअर और मिडिल क्लास लोग लग्जरी पहले खरीदते हैं, नई कार, एक्सपेंसिव फोन, बिग हाउस, ब्रांडेड लाइफस्टाइल, और फिर ईएमआई भरते रहते हैं। लेकिन रिच लोग उल्टा करते हैं, वो पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं, फिर उन्हीं एसेट्स की इनकम से लग्जरी खरीदते हैं। रॉबर्ट की वाइफ किम इसका परफेक्ट एग्जाम्पल थी। उन्होंने पहले रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदी, उन प्रॉपर्टीज से इनकम आने लगी, फिर उसी इनकम से मर्सिडीज खरीदी। कार उनकी मेहनत के पैसों से नहीं आई, एसेट्स की इनकम से आई। यही रिच थिंकिंग है। लग्जरी खुद की जेब से नहीं, एसेट्स की इनकम से खरीदो। स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, कीप योर डे टाइम जॉब, बट स्टार्ट बाइंग रियल एसेट्स, नॉट लायबिलिटीज। अब अपनी लाइफ के बारे में सोचो। क्या तुम्हारी पूरी एनर्जी सिर्फ सैलरी बढ़ाने में जा रही है, या तुम साइड में कोई ऐसा सिस्टम भी बिल्ड कर रहे हो जो फ्यूचर में तुम्हें फ्रीडम दे सके? क्योंकि सिर्फ जॉब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती, एसेट्स देते हैं। एक्शनेबल लेसन, जो भी काम अभी कर रहे हो उसे छोड़ो मत, लेकिन आज से साइड में एसेट्स बिल्ड करना शुरू करो। स्टॉक मार्केट सीखो, इन्वेस्टमेंट शुरू करो, रेंटल प्रॉपर्टी देखो, ब्लॉग बनाओ, यूट्यूब चैनल शुरू करो, डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन एसेट कॉलम बनाना जरूरी है, क्योंकि एक दिन तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे लिए काम करेंगे। चैप्टर 4, टैक्स और कॉरपोरेशंस। रिच लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट लेसन 4, टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है और रिच लोग गेम कैसे खेलते हैं। सोचो, तुम पूरे साल मेहनत करते हो, सैलरी कमाते हो, लेकिन सैलरी हाथ में आने से पहले ही उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट ले जाती है। यही है टैक्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक समय ऐसा था जब इनकम टैक्स होता ही नहीं था। हाँ, पहले इंग्लैंड और अमेरिका में परमानेंट इनकम टैक्स नहीं था। वॉर के समय टेम्पोरेरी टैक्स लगाया जाता था, फिर हटा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट को इसकी आदत पड़ गई। 1874 में इंग्लैंड ने परमानेंट इनकम टैक्स शुरू किया। फिर 1913 में अमेरिका ने 16वें अमेंडमेंट पास किया और इनकम टैक्स ऑफिशियली लीगल बन गया। लोगों से कहा गया, ये टैक्स सिर्फ रिच लोगों पर लगेगा। पुअर और मिडिल क्लास खुश हो गए। उन्हें लगा, अच्छा है, अब अमीर लोग ज्यादा पे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वही टैक्स मिडिल क्लास तक पहुंच गया और आज हालत यह है, कई एम्प्लॉयज साल के शुरुआती महीनों में सिर्फ टैक्स भरने के लिए काम करते हैं। यानी पहले गवर्नमेंट का हिस्सा, फिर तुम्हारा हिस्सा। अब यहां रिच लोगों ने एक अलग रास्ता निकाला, कॉरपोरेशन। यही रिच लोगों का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल वेपन बना।
कॉरपोरेशन क्या है? एक अलग लीगल एंटिटी। मतलब कानून की नज़र में कंपनी और इंसान अलग अलग होते हैं, और यहीं गेम बदल जाता है। क्योंकि कॉरपोरेशन का टैक्स सिस्टम एम्प्लॉई से अलग होता है। एम्प्लॉई क्या करता है? पहले इनकम कमाता है, फिर टैक्स देता है, फिर जो बचता है उससे एक्सपेंसेस पे करता है। लेकिन कॉरपोरेशन क्या करती है? पहले एक्सपेंसेस निकालती है, फिर बची हुई इनकम पर टैक्स देती है। यानी गेम पूरी तरह उल्टा है। और यही वजह है कि रिच लोग कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन की मदद से बहुत सारे एक्सपेंसेस लीगली बिजनेस एक्सपेंस बन जाते हैं, जैसे कार एक्सपेंसेस, ट्रैवल, रेस्टोरेंट मीटिंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस, बिजनेस ट्रिप्स, होटल्स, ऑफिस सेटअप। कई बार वेकेशन भी बिजनेस मीटिंग के नाम पर कंपनी एक्सपेंस बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब प्री टैक्स मनी से होता है। लेकिन एम्प्लॉई, उसे पहले टैक्स देना पड़ता है, फिर बचे हुए पैसों से खर्च करना पड़ता है। यानी एक ही चीज, लेकिन रूल्स अलग। यही रिच डैड कहते थे, रिच लोग रूल्स समझते हैं, बाकी लोग सिर्फ मेहनत करते हैं। अब सवाल है, रिच लोग सिर्फ पैसा कमाकर रिच नहीं बनते, तो फिर कैसे बनते हैं? आंसर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। रिच डैड के हिसाब से फाइनेंशियल आईक्यू के 4 पिलर्स होते हैं। एक, अकाउंटिंग नंबर्स पढ़ना सीखो। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कैश फ्लो कैसे चलता है। अगर नंबर्स नहीं समझे तो बिजनेस भी नहीं समझोगे। दो, इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाना सीखो। सिर्फ काम करके पैसा कमाना ही इनाफ नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना भी आना चाहिए। तीन, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। मार्केट कैसे काम करती है, डिमांड कहाँ है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है, लोग क्या चाहते हैं। जिसे मार्केट समझ आ गया, उसे पैसा समझ आ गया। चार, लॉ, टैक्स लॉस, कॉरपोरेट लॉस, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। क्योंकि कानून जानने वाला इंसान लीगल तरीके से अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकता है। इन चारों स्किल्स का कॉम्बिनेशन ही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इफ यू वर्क फॉर मनी, यू गिव पावर टू योर एम्प्लॉयर। इफ मनी वर्क्स फॉर यू, यू कीप द पावर। अब सोचो, क्या तुम्हें सिर्फ सैलरी कमानी सिखाई गई है, या मनी सिस्टम भी समझाया गया है? क्योंकि स्कूल अक्सर जॉब सिखाता है, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम नहीं। और यही वजह है कि कई हार्ड वर्किंग लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। एक्शनेबल लेसन, टैक्स लॉज के बारे में बेसिक नॉलेज लो, कॉरपोरेशन और बिजनेस स्ट्रक्चर समझो, एक अच्छे सीए या टैक्स एक्सपर्ट से बात करो, पूछो लीगल तरीके से टैक्स कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। क्योंकि नॉलेज पावर है, और इग्नोरेंस बहुत एक्सपेंसिव होती है। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी, पैसे बनाने का हुनर। लेसन 5, असली दुनिया में स्मार्ट वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा पढ़ा हो, बल्कि वो होता है जो मौके पहचान कर एक्शन लेता है। एक समय की बात है, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया। वो अपनी इन्वेंशन लेकर वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट के पास गया। उसने ऑफर दिया, $1 लाख दो और पूरी टेक्नोलॉजी तुम्हारी। लेकिन वेस्टर्न यूनियन ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यह प्राइस रिडिक्युलस है। उन्हें लगा ये इन्वेंशन यूजलेस है। लेकिन बेल ने हार नहीं मानी। उसने खुद अपनी कंपनी बनाई, AT&T, और आगे चलकर वही कंपनी बिलियंस की एम्पायर बन गई। यही लेसन छुपा है। अपॉर्चुनिटी सबके सामने आती है, लेकिन उसे पहचानते बहुत कम लोग हैं, और उससे फायदा उठाते उससे भी कम। रिच डैड का सबसे शॉकिंग आइडिया यही था, पैसा असली नहीं है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उनका मतलब था मनी सिर्फ एक अग्रीमेंट है, एक बिलीफ सिस्टम, एक पेपर जिसे सोसाइटी वैल्यू देती है। जब लोग सोचते हैं कि पैसा ही अल्टीमेट रियलिटी है, तो वो पूरी जिंदगी उसके लिए स्लेव बन जाते हैं। लेकिन जब समझ आता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, तब इंसान उसे कंट्रोल करना सीखता है। तब वो पैसा कमाने से आगे बढ़कर पैसा बनाना सीखता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। फिनिक्स, एरिजोना में इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा था। मार्केट क्रैश हो रही थी, लोग डर रहे थे। लेकिन जहां बाकी लोग प्रॉब्लम देख रहे थे, वहीं रॉबर्ट अपॉर्चुनिटी देख रहा था। फोरक्लोजर ऑक्शंस में हाउसेस सस्ते बिक रहे थे। एक घर जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग $75,000 थी, वो सिर्फ 20,000 में मिल रहा था। रॉबर्ट ने डील पकड़ ली। उसके पास खुद पैसे नहीं थे, तो उसने अपने दोस्त से $2,000 सिर्फ 90 दिनों के लिए उधार लिए। फी सिर्फ $200। फिर उसने एडवर्टाइजमेंट दिया,
$75,000 का हाउस सिर्फ 60,000 में, नो मनी डाउन। फोन बजने लगे, बायर्स की लाइन लग गई और सिर्फ 5 घंटे के अंदर घर सेल हो गया। अब कैलकुलेशन देखो, $2,000 दोस्त को वापस, $200 फी, बाकी एक $40,000 का प्रोमिसोरी नोट उसके पास बच गया। और सबसे शॉकिंग बात, उसने अपना खुद का पैसा लगाया ही नहीं था। ROI लगभग इन्फिनिट। ऐसी सिर्फ 6 डील्स में उसने लगभग $1,90,000 के एसेट्स बना लिए, सिर्फ 30 घंटे के काम में। यही रिच माइंडसेट है। जहां बाकी लोग रिस्क देखते हैं, वहां क्रिएटिव इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी देखता है। अब समझो इन्वेस्टर्स के दो टाइप्स। टाइप 1 पैकेज्ड इन्वेस्टर, ये लोग रेडीमेड इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स, FD, ब्रोकर के थ्रू स्टॉक्स, सेफ होते हैं लेकिन रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं। टाइप 2 क्रिएटिव इन्वेस्टर, ये लोग हिडन अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, ऐसी डील्स जो बाकी लोगों को दिखाई ही नहीं देती। ये डील्स क्रिएट करते हैं, निगोशिएट करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। रिस्क ज्यादा लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा, और इसके लिए 3 स्किल्स चाहिए। पहली स्किल वो देखना जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। दूसरी स्किल पैसा रेज करना, क्योंकि कई बार डील पैसे से नहीं कॉन्फिडेंस से मिलती है। तीसरी स्किल स्मार्ट लोगों को साथ लाना, क्योंकि अकेला इंसान सीमित होता है लेकिन सही टीम अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई कर देती है। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सीन विद योर आईज, दे आर सीन विद योर माइंड। यही रिच थिंकिंग का कोर है। रिच लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, वो अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागते हैं, और अपॉर्चुनिटीज अक्सर वहीं छुपी होती हैं जहां बाकी लोग डर रहे होते हैं। अब खुद से पूछो, जब मार्केट डाउन होती है तुम डरते हो या अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो? क्योंकि हिस्ट्री बताती है सबसे ज्यादा वेल्थ अक्सर रिसेशन और क्राइसिस में बनी है। एक्शनेबल लेसन, मार्केट गिर रही हो तो पैनिक मत करो, ऑब्जर्व करो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। थ्योरी पढ़ते रहना इनाफ नहीं है। एक छोटी डील करो, छोटा इन्वेस्टमेंट करो, छोटा रिस्क लो। गलती होगी, लॉस भी हो सकता है, लेकिन वहीं से असली लर्निंग शुरू होती है। क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, विजन, करेज और एक्शन से बनता है। चैप्टर 6 वर्क टू लर्न, पैसों के लिए नहीं सीखने के लिए काम करो। लेसन 6 सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, स्किल को दुनिया तक पहुंचाना भी आना चाहिए। एक बार सिंगापुर में रॉबर्ट की मुलाकात एक बेहद टैलेंटेड जर्नलिस्ट से हुई। वो इंटेलिजेंट थी, मास्टर्स डिग्री होल्डर थी, बहुत अच्छा लिखती थी। उसका सपना था बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना। रॉबर्ट ने उसकी राइटिंग पढ़ी और समझ गया कि टैलेंट की कमी नहीं है। फिर उसने एक सिंपल एडवाइस दी, सेल्स सीखो। जर्नलिस्ट तुरंत नाराज हो गई। उसने कहा, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं सेल्स पर्सन नहीं बनूंगी। तब रॉबर्ट ने उसे एक लाइन कही जो पूरी लाइफ बदल सकती है, तुम बेस्ट राइटिंग ऑथर हो, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं, क्योंकि मैंने सेलिंग सीखी। बस यही फर्क था। स्किल सेम नहीं थी लेकिन रिजल्ट पूरी तरह अलग था। यहीं रिच डैड का सबसे बड़ा लेसन शुरू होता है। स्कूल हमें सिखाता है, एक फील्ड चुनो और उसी में स्पेशलिस्ट बन जाओ। डॉक्टर और डॉक्टरिंग सीखे, इंजीनियर और इंजीनियरिंग, लॉयर और लॉ। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पैदा होती है, जितना इंसान सिर्फ एक स्किल में बंद हो जाता है उतना ही वो उसी फील्ड का प्रिजनर बन जाता है। अगर मार्केट बदल गई तो उसकी वैल्यू भी गिर सकती है। रिच डैड का अप्रोच अलग था। वो कहते थे, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ सीखो। रॉबर्ट ने रिच डैड की कंपनीज में हर तरह का काम किया, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, सेल्स, निगोशिएशन। क्यों? क्योंकि रिच डैड उसे सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान बनाना चाहते थे। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जॉब। रॉबर्ट मजाक में कहते थे, जॉब बराबर जस्ट ओवर ब्रोके, यानी बस इतना कमाओ कि बिल्स भरते रहो। और सच में ज्यादातर लोग यही करते हैं। सैलरी आती है, बिल्स जाते हैं, फिर अगला महीना, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे वही सिक्योरिटी एक इनविजिबल ट्रैप बन जाती है, क्योंकि कंफर्ट जोन अक्सर ग्रोथ रोक देता है। अब सवाल यह है, सबसे वैल्यूबल स्किल कौन सी है? रॉबर्ट के हिसाब से आंसर क्लियर था, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग। क्योंकि दुनिया में सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं है, नॉलेज को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। एक डॉक्टर
जो पेशेंट को कॉन्फिडेंटली समझा सके वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। एक इंजीनियर जो अपने आइडिया को पावरफुल तरीके से एक्सप्लेन कर सके, उसे प्रमोशन जल्दी मिलेगा। एक क्रिएटर जो अपनी विजन लोगों तक पहुंचा सके, वही ग्रो करेगा। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का नाम नहीं है। सेलिंग मतलब अपने आइडियाज बेचना, अपनी विजन बेचना, अपनी वैल्यू दिखाना। और जो इंसान कम्युनिकेट करना सीख गया, उसकी अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब रिच डैड का एक और डीप लेसन समझो, गिविंग। वो कहते थे, जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा वापस आएगा। रिच डैड अपनी इनकम का हिस्सा चैरिटी और चर्च को देते थे, लेकिन पुअर डैड कहते थे, जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तब देंगे। प्रॉब्लम, वो एक्स्ट्रा पैसा कभी आया ही नहीं, क्योंकि स्केर्सिटी माइंडसेट हमेशा शॉर्टेज महसूस कराता है। रिच डैड एबंडेंस माइंडसेट रखते थे। वो बिलीव करते थे, पहले दो, फिर दुनिया कई गुना वापस देती है। जॉब सिक्योरिटी meant everything to my educated dad. Learning meant everything to my rich dad. यही पूरा फर्क है। एक माइंडसेट सिर्फ सेफ रहना चाहता है, दूसरा माइंडसेट ग्रो करना चाहता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भाग रहे हो या स्किल्स बिल्ड कर रहे हो, जो फ्यूचर में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ा देंगी? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनकम तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी स्किल्स से बढ़ती है। एक्शनेबल लेसन, अगले 6 महीने सिर्फ सैलरी इंक्रीज के पीछे मत भागो, एक नई स्किल सीखो। सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टिंग, निगोशिएशन, कम्युनिकेशन। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, गलतियां होंगी, लेकिन वही स्किल एक दिन तुम्हारी अर्निंग पोटेंशियल 10 गुना बढ़ा सकती है। क्योंकि रिच लोग सिर्फ हार्डर नहीं काम करते, वो स्मार्टर स्किल्स सीखते हैं। चैप्टर 7, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करो। 5 बड़ी रुकावटें जो फाइनेंशियली लिटरेट लोग भी फेस करते हैं। बहुत लोग फाइनेंशियल बुक्स पढ़ लेते हैं, इन्वेस्टिंग सीख लेते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझ जाते हैं, फिर भी वो रिच नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, माइंडसेट भी चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं, लोगों को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बाहर नहीं, उनके खुद के दिमाग में होती है। और ऐसी 5 बड़ी ऑब्स्टिकल्स हैं जो ऑलमोस्ट हर इंसान को रोकती है। एक, फियर, डरने का डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पैसा खोने का डर, लॉस का डर, फेलियर का डर, गलत डिसीजन का डर। ये डर सिर्फ पूर लोगों में नहीं होता, रिच लोगों में भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है, पूर लोग डर की वजह से रुक जाते हैं, रिच लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर इन्वेस्टमेंट हमेशा परफेक्ट नहीं होगी। कभी लॉस होगा, कभी मिस्टेक होगी, लेकिन वही मिस्टेक्स एक्सपीरियंस बनती है। रिच डैड कहते थे, अगर रिस्क से डर लगता है तो जल्दी शुरुआत करो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को टाइम चाहिए, और टाइम सबसे बड़ा एडवांटेज है। फेलियर इंस्पायर्स विनर्स, फेलियर डिफीट्स लूजर्स। विनर्स फेलियर से सीखते हैं, लूजर्स फेलियर से डर जाते हैं। 2, सिनिसिज्म, ये नहीं होगा वाला माइंडसेट। जब भी कोई नया आइडिया आता है, अंदर से एक आवाज आती है, ये रिस्की है, मार्केट क्रैश हो जाएगी, पैसा डूब जाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं। यही है सिनिसिज्म। हर अपॉर्चुनिटी से पहले फियर बोलता है, और अपॉर्चुनिटी गायब हो जाती है। रिच डैड कहते थे, सिनिक्स क्रिटिसाइज, विनर्स एनालाइज। सिनिक सिर्फ प्रॉब्लम देखता है, विनर प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। जब मार्केट डाउन होती है, ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन कई रिच लोग उसी समय एसेट्स खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि बेस्ट डील्स अक्सर फियर के समय मिलती हैं। भीड़ जहां भागती है, वहीं स्मार्ट इन्वेस्टर ऑब्जर्व करता है। 3, लेजीनेस, मेरे पास टाइम नहीं है। सबसे डेंजरस लेजीनेस कौन सी है? बिजी रहने वाली लेजीनेस। बहुत लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं निकालते। फाइनेंशियल प्लानिंग, नो टाइम। इन्वेस्टिंग सीखना, नो टाइम। न्यू स्किल सीखना, नो टाइम। लेकिन आवर्स सोशल मीडिया पर निकल जाते हैं। यानी प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रायोरिटी की है। रिच डैड कहते थे, थोड़ा ग्रीड जरूरी है। खुद से पूछो, अगर मैंने अगले 10 साल को चेंज नहीं किया तो मेरी लाइफ कैसी होगी? कई बार यही सवाल इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। 4 बैड हैबिट्स, पहले बिल्स, बाद में मैं। ज्यादातर लोग सैलरी आते ही क्या करते हैं? रेंट, ईएमआई, बिल्स, टैक्सेस,
सबको पे कर देते हैं और आखिर में अगर कुछ बचा तो खुद के लिए रखते हैं। लेकिन रिच डैड का रूल अलग था, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले सेविंग्स, सबसे पहले एसेट बिल्डिंग, फिर बाकी एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि अगर खुद को लास्ट में रखोगे तो अक्सर कुछ बचेगा ही नहीं। प्रेशर आएगा, बिल्स होंगे, क्रेडिटर्स कॉल करेंगे, लेकिन वही प्रेशर कई बार इंसान को स्मार्टर बनाता है, नए इनकम सोर्सेज ढूंढने पर मजबूर करता है। 5 एरोगेंस। मुझे सब पता है। सबसे डेंजरस चीज क्या है? नॉलेज की कमी नहीं, फेक कॉन्फिडेंस। बहुत लोग फाइनेंशियल टॉपिक्स पर एक्सपर्ट की तरह बात करते हैं, लेकिन खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यही एरोगेंस है। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो ग्रोथ भी रुक जाती है। रिच लोग अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, एडवाइस लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ अकेले जानना इम्पॉसिबल है। हम्बल माइंडसेट ग्रोथ को ओपन रखता है। अब खुद से ऑनेस्टली पूछो, इन 5 ऑब्स्टिकल्स में से सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कौन सा है? फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स या एरोगेंस? क्योंकि जब तक असली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। एक्शनेबल लेसन। आज बैठकर ऑनेस्टली लिखो, मेरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल वीकनेस क्या है? उस एक ऑब्स्टिकल पर फोकस करो, एक एक करके माइंडसेट बदलो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी गेम है। चैप्टर 8 और 9, गेटिंग स्टार्टेड। शुरुआत कैसे करें? 10 स्टेप्स टू अवेकन योर फाइनेंशियल जीनियस। पेरू में एक 45 साल के गोल्ड माइनर ने रॉबर्ट से कहा, सोना हर जगह है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे देखने के लिए ट्रेंड नहीं होते। यही बात मनी और अपॉर्चुनिटीज पर भी लागू होती है। अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, लेकिन उन्हें वही लोग देख पाते हैं जिनकी माइंडसेट और नजर ट्रेंड होती है। अब सवाल है, फाइनेंशियल जीनियस जगाना कैसे शुरू करें? स्टेप 1, स्ट्रॉन्ग रीजन। अपना वाई ढूंढो। सिर्फ ये कहना, मुझे पैसा चाहिए, ये काफी नहीं है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन चाहिए, ऐसा रीजन जो मुश्किल समय में भी तुम्हें आगे बढ़ाए। रॉबर्ट का रीजन क्लियर था। वो अपने पुअर डैड की तरह पूरी जिंदगी स्ट्रगल नहीं करना चाहता था। वो फ्रीडम चाहता था, अपना टाइम खुद कंट्रोल करना चाहता था। अब खुद से पूछो, तुम रिच क्यों बनना चाहते हो? फैमिली, फ्रीडम, पेरेंट्स, ट्रैवल, रिस्पेक्ट, स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर वाई स्ट्रांग नहीं होगा तो जर्नी बीच में भारी लगने लगेगी। स्टेप 2, डेली चॉइसेस। हर रुपया एक डिसीजन है। हर बार जब पैसा हाथ में आता है तब एक चॉइस होती है, ये पैसा कहाँ जाएगा? एसेट कॉलम में या एक्सपेंस कॉलम में? यही छोटी चॉइसेस फ्यूचर बनाती हैं। टीवी देखना या फाइनेंशियल बुक पढ़ना, रैंडम शॉपिंग या इन्वेस्टिंग सीखना। हर दिन की हैबिट्स धीरे धीरे फ्यूचर शेप करती हैं। रिच लोग पहले एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, बुक्स, कोर्सेज, सेमिनार्स, स्किल्स, क्योंकि नॉलेज लॉन्ग टर्म कंपाउंड होती है। स्टेप 3, सही दोस्त चुनो। एसोसिएशन की पावर। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो धीरे धीरे वैसे ही बनते हो। अगर हर वक्त नेगेटिव लोग आसपास होंगे तो हर आइडिया इम्पॉसिबल लगेगा। ऐसे लोग हमेशा बोलते हैं मार्केट क्रैश हो जाएगी। रिस्क मत लो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। रॉबर्ट इन्हें चिकन लिटल्स कहते थे, जो हमेशा डर फैलाते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से सीखो जो वो अचीव कर चुके हैं, जो तुम अचीव करना चाहते हो। अमीर लोगों की सबसे बड़ी वैल्यू सिर्फ उनका पैसा नहीं, उनकी सोच होती है, और सही एसोसिएशन तुम्हारी थिंकिंग बदल सकती है। स्टेप 4, एक फॉर्मूला सीखो। फिर दूसरा, यू बिकम व्हाट यू स्टडी। हर चीज एक साथ सीखने की कोशिश मत करो। पहले एक फॉर्मूला मास्टर करो, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स। उससे रिजल्ट्स लाओ। फिर दूसरा फॉर्मूला सीखो। रिच लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वो सीखना कभी बंद नहीं करते, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलती रहती है। स्टेप 5, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ डिसिप्लिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है। सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को पे करो, यानी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, एसेट बिल्डिंग। 10%, 20% जो पॉसिबल हो, बाकी बिल्स बाद में। शुरुआत में प्रेशर लगेगा, एक्सपेंसेस डराएंगे, लेकिन वही प्रेशर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी जगाएगा। तुम नए वेज ढूंढोगे इनकम बढ़ाने के, और धीरे धीरे एसेट कॉलम ग्रो होने लगेगा। अब आगे के पावर टिप्स। स्टेप 6,
गुड ब्रोकर्स और एडवाइजर्स पर पैसा खर्च करने से मत डरो। सही एडवाइस कई बार लाखों बचा सकती है। स्टेप 7, हमेशा सोचो, मेरा पैसा कितनी जल्दी वापस आएगा। ROI माइंडसेट रखो। स्टेप 8, लग्जरी लोन से मत खरीदो। एसेट से आने वाली इनकम से लग्जरी खरीदो। पहले एसेट, फिर रिवॉर्ड। स्टेप 9, अपने फाइनेंशियल हीरोज चुनो, जैसे कंटेंट, रेफरेंस, OAE साइट, ज़ेरो, इंडेक्स, ज़ेरो रॉ, या कंटेंट, रेफरेंस, OAE साइट, जैश, इंडेक्स, ज़ैवन। उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, उनकी मिस्टेक्स और थिंकिंग समझो, क्योंकि रोल मॉडल्स डायरेक्शन देते हैं। स्टेप 10, जो सीखो उसे दूसरों को सिखाओ। टीचिंग क्लैरिटी लाती है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो तब खुद भी उसे डीपर लेवल पर समझते हो। देयर इज गोल्ड एवरीवेयर, मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रेन टू सी इट। यही पूरी बुक का कोर मैसेज है। मनी अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, लेकिन उन्हें वही लोग देख पाते हैं जो फाइनेंशियली जाग चुके होते हैं। एक्शनेबल लेसन, आज से अपनी फाइनेंशियल ट्रेनिंग शुरू करो। छोटी शुरुआत करो, एक बुक, एक इन्वेस्टमेंट, एक स्किल, एक मेंटोर, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक डिसीजन से शुरू जरूर होती है। कंक्लूजन, बुक का असली मैसेज, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने की बुक नहीं है, ये माइंडसेट बदलने की बुक है। ये आपको सिर्फ अर्निंग नहीं सिखाती, ये आपको मनी को समझना सिखाती है, क्योंकि स्कूल हमें अक्सर जॉब करना सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाता। रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरी बुक में एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझाई। मोस्ट पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। यही पूरा फर्क है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन रिच लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं, ऐसे एसेट्स जो टाइम के साथ इनकम जनरेट करें। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। इस बुक का दूसरा बड़ा लेसन, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। मैथ्स, साइंस, डिग्री, जॉब सब यूजफुल हैं, लेकिन अगर इंसान पैसे को मैनेज करना नहीं जानता तो हाई सैलरी भी उसे रिच नहीं बना सकती। इसीलिए रिच डैड बार बार कहते थे, फाइनेंशियली लिटरेट बनो, समझो कैश फ्लो क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, टैक्स कैसे काम करता है, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, क्योंकि इग्नोरेंस बहुत एक्सपेंसिव होती है। फिर आता है सबसे प्रैक्टिकल लेसन, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। हर चीज जो दिखने में एक्सपेंसिव है जरूरी नहीं कि वेल्थ भी बनाए। बिग हाउस, लग्जरी कार, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, अगर वो सिर्फ पैसा बाहर निकाल रहे हैं तो वो वेल्थ नहीं, बर्डन बन सकते हैं। रिच लोग पहले एसेट्स बिल्ड करते हैं, फिर उन्हीं एसेट्स की इनकम से लग्जरी लेते हैं। यही डिफरेंस है। फिर रॉबर्ट एक और हिडन गेम समझाते हैं, कॉरपोरेशंस, टैक्स लॉज, फाइनेंशियल सिस्टम्स। रिच लोग सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो रूल्स समझते हैं। और जो इंसान मनी सिस्टम समझ जाता है वो अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट और ग्रो कर सकता है। लेकिन शायद इस पूरी बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, माइंडसेट बदलो, क्योंकि वेल्थ पहले दिमाग में बनती है, फिर रियलिटी में। फियर को कंट्रोल करना, रिस्क को समझना, लर्निंग नेवर स्टॉप करना, एक्शन लेना, यही रिच माइंडसेट है। बहुत लोग सालों तक प्लानिंग करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और कुछ लोग इम्परफेक्ट शुरुआत कर देते हैं और रास्ते में सीखते जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं, एक्शन ऑलवेज बीट्स इन एक्शन। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, स्टार्ट करना पड़ता है, छोटा ही सही। अगर इस पूरी समरी को पढ़ने के बाद तुमने सिर्फ एक काम किया, जैसे एक SIP शुरू की, एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल बुक पढ़ना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला, या अपना पहला छोटा एसेट बिल्ड करना शुरू किया, तो ये समरी अपना काम कर चुकी है। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड सिर्फ नॉलेज देने की बुक नहीं है, ये फाइनेंशियल अवेकनिंग की शुरुआत है, और शायद तुम्हारी लाइफ बदलने वाला पहला स्टेप भी।